Hi guys, welcome back to Dusty Suitcases. कि आप सब जानते हैं हम हाल ही में मार्च और अप्रैल में अपना 36 डेज का एक बड़ा ही अमेजिंग यूरोप ट्रिप करके आए हैं और उसके हम सिटी वाइज लॉन्ग फॉर्म व्लॉग्स तो पोस्ट कर ही रहे हैं जिनको आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत डीएम्स, बहुत कमेंट्स कर रहे हैं। बट बहुत सारे लोगों का, आप में से ही बहुत सारे लोगों का हमें ये क्वेश्चन आया है कि हमने ये सब कुछ खुद से प्लान किया कैसे और आप कैसे खुद से बहुत ही स्मार्टली एक अच्छे बजट के अंदर ये पूरे ट्रिप्स और इवन स्पेसिफिक कंट्रीज कैसे प्लान कर सकते हैं। साथ ही में हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि हम माफ़ी चाहते हैं उन लोगों से जिन लोगों को हम डीएम्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या जिन लोगों को कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे डीएम्स और कमेंट्स भर चुके हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच, आपने इतना पसंद किया है हमारे वीडियोस को। तो आज हम आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेके आए हैं और हम शुरू कर रहे हैं हमारी पहली कंट्री, इस ट्रिप की पहली कंट्री विच इज़ ग्रीस, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सेंटोरिनी एंड एथेंस। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि हम किस तरीके से हम लोग एथेंस पहुँचे, किस तरीके से हम लोग ग्रीस पहुँचे, किस तरीके से कैसे हम लोग सेंटोरिनी पहुँचे, किस तरीके से हम लोगों ने बाय फेरी ट्रैवल किया और ये सारी चीज़ें हमने किस तरीके से की, ताकि आपको भी एक एक पैसों का हिसाब मिले और आपको भी ये पता लगे कि हम भी ये खुद से कैसे प्लान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हम आपको बताएंगे कैसे आप दो लोगों का मिला के, मतलब एक कपल का मिला के टोटल 1.5 लाख के बजट के अंदर ग्रीस के अंदर एथेंस एंड सेंटोरिनी कैसे आप 1.5 लाख के अंदर दो लोगों का मिला के एक साथ कर सकते हैं, खुद से प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 1.5 लाख रुपए, वो भी एक आदमी का नहीं, दोनों लोगों का। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिप आप 1.5 लाख रुपए के अंदर कैसे प्लान कर सकते हैं खुद से। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आपके सबसे बड़े खर्चे, जो कि है फ्लाइट। जब भी यूरोप का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि फ्लाइट होगी इसकी सबसे महंगी, 40,000, 50,000, 60,000, और रियलिटी में होती भी है। अगर आप दिल्ली या मुंबई से कभी भी एथेंस या यूरोप की किसी भी कंट्री की फ्लाइट अगर आप सर्च करते हैं तो वो आपको 40,000, 50,000 रुपये से कम नहीं मिलती। लेकिन ये फ्लाइट हमने इंडिया टू एथेंस सिर्फ 20,000 में की, और वो की कैसे? तो कैसे हमने सिर्फ 20,000 रुपये पर पर्सन पे इंडिया टू ग्रीस की फ्लाइट्स बुक करी। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। एक्चुअली हम लोग कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल में इंडिगो को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। हम इंडिगो की फ़्लाइट सबसे सस्ती दिखती है पर हम लोग उसको ध्यान नहीं देते बिकॉज एक इमेज बनी हुई है कि इंडिगो डोमेस्टिक के लिए ठीक है। बट हमारा एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसीजर है फ़्लाइट टिकट्स बुक करने का, और उसके थ्रू हम लोग हमेशा बहुत ही अच्छे रेट्स के अंदर, बहुत ही चीप रेट्स के अंदर बहुत अच्छे फ़्लाइट टिकट्स बुक कर लेते हैं। उस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जो लास्ट टाइम आपने देखा था। अगर नहीं देखा है तो आप हमारे लास्ट वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। हमारा डिटेल प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा हम कैसे करते हैं। सो दिस टाइम हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया था। हमने व्हाट वी बेसिकली डू इज़ कि हम लोग अपनी सिटी से पॉइंट ए टू पॉइंट बी डाल के कभी भी सर्च नहीं करते हैं। कभी भी हम ऐसे फ्लाइट टिकट्स बुक करने की कोशिश नहीं करते कि हम उदयपुर में रहते हैं तो हम उदयपुर से डायरेक्टली ग्रीस पहुंच जाएं, ऐसा हम लोग सर्च नहीं करते हैं। सो व्हाट वी डिड वाज, हमने सबसे पहले इंडिया टू ग्रीस डाल के देखा, स्काई स्कैनर पे सर्च करके देखा। देन हमें थोड़ा सा आइडिया लगा कि इंडिगो की फ्लाइट सस्ती आ रही है। फिर हमने बहुत सारे अलग अलग सिटी से डाल के देखा, जिसमें से हमें बेस्ट प्राइस मिल रही थी अहमदाबाद से, अहमदाबाद टू दिल्ली एंड दिल्ली टू देन डायरेक्ट फ्लाइट टू एथेंस। ये हमें मिल रही थी टोटल अराउंड 20,000 पर पर्सन में, मतलब 20,000 से कुछ 100-200 रुपये कम होगा, बट यस अराउंड 20,000। वैसे तो ये 16,000 में ही पड़ रही थी, लेकिन एक रिफ्रेश हो जाने की वजह से ये फ्लाइट हमें, इनकी प्राइसेस अपडेट हो गई और अपडेट होने की वजह से ये फ्लाइट हमें 20,000 रुपए की। कितना बड़ा फ्लेक्स होता अगर हमने 16,000 में बुक कर ली होती। हम बुक करने जा रहे थे, बुकिंग पेज पे पहुंच गए थे, वहां पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह सब डालते टाइम पे कुछ रिफ्रेश हुआ और वहां पे प्राइस रिफ्रेश हो गई तो वो 20,000 हो गई, बाकी 16,000 में भी मिल रही थी। ऑल्सो इंडिगो की, मैंने जैसे बोला हम लोग कभी इंटरनेशनल ट्रैवल में प्रेफर नहीं करते थे, अब करते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक डोमेस्टिक वाली वाइब बनी हुई है। बट इंडिगो ने डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्टार्ट करी है, डायरेक्ट इंडिया टू यूरोप कनेक्टिविटी रिसेंटली स्टार्ट किया। तो आपको दिल्ली टू आई गेस एथेंस, दिल्ली टू रोम, दिल्ली टू एम्स्टर्डम, आपको बहुत अच्छी फ्लाइट्स अच्छी प्राइस में मिलती है।
हमें ये लगा था कि यार कैसा एयरक्राफ्ट होगा, 9-10 घंटे की फ़्लाइट है, बट सरप्राइजिंगली नया एयरक्राफ्ट था, बहुत ही कंफर्टेबल था। आपको प्रॉपर रिव्यू देते हैं। तो इंडिगो की इस फ्लाइट के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये एक बिल्कुल नया एयरक्राफ्ट है और इसमें लेग स्पेस बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, मील इंक्लूड है 20,000 के अंदर ही। 3 मील्स एग्जैक्टली, जिसमें आपका स्नैक्स, देन Dinner. अ बिग मील एंड देन अगेन स्नैक्स, Yeah. ये इंक्लूड है। दूसरा, फ्लाइट के अंदर म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक के लिए या इन्फो एंटरटेनमेंट किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो अगर आप आ रहे हैं घर से तो ऑलरेडी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या अपने आईपैड के अंदर कुछ मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करके आएँ, ताकि 7-8 घंटे तक के लिए आपको बोर ना होना पड़े। साथ ही इसके अंदर हेडरेस्ट भी दिया हुआ है और हमें तो लिटरली ये फ्लाइट काफ़ी कंफर्टेबल लगी। और मतलब हमें ऐसा लगा नहीं कि हम लोग इंडिगो की नॉर्मल फ्लाइट्स में। यस, बहुत बेटर थी, डोमेस्टिक फ्लाइट से बहुत ही बेटर एयरक्राफ्ट था, बहुत बेटर कंडीशन में था, कंफर्टेबल था एज आई मेंशन्ड अर्लियर। और टाइम पे टेक ऑफ किया एंड टाइम पे लैंड हुआ। यस, वे बेटर देन एयर इंडिया। एयर इंडिया को पहले हम प्रेफरेंस देते थे बिकॉज स्क्रीन रहता था, सब था और बेटर था। हमें ऐसा लगता था कि बेटर है एयर इंडिया, बट इंडिगो यर इंडिगो विंस। तो एथेंस लैंड करते ही आपको सबसे पहले इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद में आपको अपना लगेज लेने के बाद में आपको एग्जिट गेट की तरफ जाते समय आपको मिलेंगे मेट्रोस के बोर्ड। उस बोर्ड को फॉलो करते हुए आपको मेट्रो स्टेशन जाना है, ना कि आपको टैक्सी पकड़नी है। आपको वहाँ पे बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए। आप मेट्रो स्टेशन पहुँचेंगे, मेट्रो स्टेशन पहुँचने के बाद में आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब आप अपने एयरपोर्ट से अपनी होटल का जब एड्रेस डालेंगे तो आपको उसमें पूरा एक मैप बना हुआ आ जाएगा गूगल मैप्स पे। तो आपको दिख जाएगा कि कौन सी जगह से मेरे को कहाँ से मेट्रो चेंज करनी है और कहाँ पे मुझे उतरना है, और मेट्रो की स्क्रीन के ऊपर भी लिखा होता है। तो इसके लिए हमने पे किए हैं 9 यूरो पर पर्सन, यानी कि 18 यूरो टोटल। Now let's talk about hotel bookings. होटल बुकिंग्स की यहाँ पे आती है हमारी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, जो कि आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है और समझ लेनी है। Now, a lot of times जो लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये है कि वो अपना होटल ढूंढते हैं किसी बहुत ही फेमस अट्रैक्शन के पास या सिटी सेंटर के बीच में, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा महंगा होता है। सिटी सेंटर होगा या कोई भी बहुत फेमस अट्रैक्शन होगा तो उसके आसपास की जगहें, उसके आसपास के होटल्स, सब कुछ ही बहुत अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत ही एक्सपेंसिव होता जाता है। तो हमारा रूल बहुत ही सिंपल है। जब भी हम होटल बुक करते हैं हम 2 चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बात, हमारे होटल के पास में होना चाहिए, एकदम 200-300 मीटर में होना चाहिए कोई अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या तो कोई मेट्रो या तो बस स्टॉप, और एक डिपार्टमेंटल स्टोर पास में होना चाहिए। और हम अपनी होटल करते हैं सिटी सेंटर के थोड़ा सा दूर, मतलब 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे मेट्रो वगैरह से, जिससे हमें एक बहुत ही अच्छी डील मिल जाती है होटल्स पे, और बिना कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किए हमें एक अच्छा होटल मिल जाता है और बजट बहुत रुक जाता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के पास में होटल बुक करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो आपको वो होटल सस्ता मिल जाता है, कंफर्टेबल होता है। दूसरा, आपको ज़रूरत का सामान मिल जाता है। वही ज़रूरत का सामान अगर आप किसी दूसरी जगह से खरीदते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि यूरोप जैसी कंट्री के अंदर पानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर से पानी खरीदते हैं तो वो आपको ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ के आसपास में मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, और इसी प्लस पॉइंट को, इसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए हमने अभी हमारी होटल एथेंस के अंदर 7,000 रुपये में 2 रात के लिए किए, यानी कि 3,500 रुपया पर नाइट, इंक्लूडिंग सिटी टैक्स। यस। तो 7,000 रुपये के अंदर एथेंस के अंदर 2 नाइट की होटल हो गई थी हमारी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 7,000 रुपये के अंदर अगर हमने 2 दिन का होटल बुक कर लिया, वो भी यूरोप के अंदर, ग्रीस के अंदर, एथेंस के अंदर, तो काफ़ी चीप सा होटल होगा, बट ऐसा नहीं था। हम कुछ वीडियो क्लिप्स यहाँ पे लगा देंगे। एक बेसिक होटल था, ऑफ कोर्स रूम थोड़ा छोटा था, ऑफ कोर्स वॉशरूम थोड़ा छोटा था, बिकॉज वो यूरोप में हर जगह सेम ही है। तो आप सेंटर में लेते हैं तो वो और भी छोटे होते जाते हैं। तो जब आप सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर लेते हैं तो आपको एक डिसेंट साइज का स्पेस मिल जाता है। बैल्कनी थी, पानी था, सब कुछ था, तो अच्छा एक डिसेंट होटल था। तो यस। और होटल रूम आप हमारे एथेंस के ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। हमने पूरा वीडियो होटल का भी डाला है, होटल रूम का डाला है कि वो होटल किस तरीके का। बहुत ही सुंदर होटल था। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हाईफाई भी होटल नहीं था और बहुत ज़्यादा बेकार होटल भी नहीं था, बिकॉज हम लोगों को रात को सिर्फ सोने जाना था।
तो हम लोगों के लिए एक डिसेंट होटल वो था। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स हमारा पूरा ट्रिप ग्रीस का कैसा रहा वो आप हमारे सारे ब्लॉग्स में देख ही सकते हैं। तो अब होटल तक तो पहुंच गए, बट एथेंस के अंदर घूमने का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का क्या हिसाब है, तो वो ये है कि एथेंस के अंदर जो मेन अट्रैक्शंस हैं, जो मेन घूमने की सब जगह हैं, वो बहुत आसपास है। तो आप यूजुअली क्या करोगे कि आप अपने होटल से निकलोगे, मेट्रो लोगे, आप सेंटर में या कहीं पे पहुंचोगे, फिर वहाँ पे आप पैदल ही पूरा एरिया कवर करोगे, एक्रोपोलिस और आसपास का जो नेबरहुड था, क्या नाम, प्लाका डिस्ट्रिक्ट, मोनेस्त्राकी स्क्वायर, यस, तो बहुत ये सारी सब जगह आसपास में ही थी सारी, ये सब कुछ आसपास में ही था। तो ये सब जब आप घूमोगे तो ये सब आप पैदल ही कवर करोगे। तो हम दोनों का टोटल मिला के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में 2 दिन का 10 यूरो भी नहीं हो पाया था। तो इट्स वेरी अफोर्डेबल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही यूज करो और पैदल ही घूमो। अप्रोक्सीमेटली पर राइड जो आपको पड़ता है, जो मैं हिसाब आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली जो आपका पर राइड पर पर्सन जो हिसाब पड़ता है वो पड़ता है 50 से 0.50 से 0.75 यूरो पर राइड पर पर्सन एग्जैक्टली। आप यू कैन बाय वन डे पास, और मे बी यू कैन बाय 90 मिनट पास, और मे बी यू कैन बाय रिटर्न पास, कि आपको एक जगह से एक बार ले गया, फिर वापस आपको उसको 24 घंटे के अंदर वापस उसी जगह से आप वापस अपनी होटल पे आ सकते हो। तो इस तरीके के मल्टीपल पासेस भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिनकी फाइनल कॉस्ट जो पड़ती है वो 60 से 70 यूरो 0.60 से 70 यूरो के आसपास ही पड़ती है। तो वहाँ पे वो जो टिकट मशीन होती है उसके अंदर आई गेस आपको सारे पासेस भी देखने को मिल जाते हैं। आपके हिसाब से, आपके प्लान्स के हिसाब से क्या फिट बैठ रहा है, आप वो पास या वो टिकट खरीद सकते हो। आपको सारे ऑप्शंस वहाँ मिल जाते हैं और बहुत अफोर्डेबल। और इसकी भी डिटेल हमने हमारे ब्लॉग के अंदर ऑलरेडी, एथेंस वाला जो ब्लॉग है उसके अंदर डाली हुई है, तो जाइए देख लीजिए, यहाँ पे लिंक हम लोग डाल देंगे। तो अब बात करते हैं अट्रैक्शन की। तो एथेंस के अंदर बहुत सारे अट्रैक्शन जो है वो पेड हैं, और बहुत सारे जो अट्रैक्शन हैं वो फ्री हैं। तो अब जो एथेंस का जो नंबर 1 अट्रैक्शन है जिसके लिए एथेंस जाना जाता है वो है एक्रोपोलिस, जिसका टिकट पड़ता है 30 यूरो पर पर्सन, एंड म्यूजियम का टिकट जो पड़ता है वो पड़ता है 20 यूरो पर पर्सन, जिसको भी हम लोग फ्री में कवर कर सकते थे। और उसका पूरा वीडियो हमने हमारे ब्लॉग में डाला है, एथेंस ब्लॉग में, कि कैसे आप एक्रोपोलिस को फ्री में भी जा सकते हैं। हमने भी कोशिश की थी लेकिन हम नहीं जा पाए। हो सकता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, yes. हो सकता है कि वो सिर्फ हम मार्च में गए थे, शायद सिर्फ तब की ही बात थी, और थ्रू आउट द ईयर वैसा ना रहता हो। बट जब हम गए थे तब तो फ्री में जाने का ऑप्शन था। ब्लॉग में जाके देख लेना, समझ आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा, जब भी आप एक्रोपोलिस जाते हैं तो आपको एक्रोपोलिस जाने से पहले आपको म्यूजियम जाना है। अगर आप एक्रोपोलिस और म्यूजियम का टिकट बाय करते हैं तो एक्रोपोलिस का जो टिकट है वो 30 यूरो पर पर्सन है, और म्यूजियम का जो टिकट है वो 20 यूरो पर पर्सन है। तो आपको सबसे पहले म्यूजियम जाना है, म्यूजियम के बाद में आपको एक्रोपोलिस जाना है। तो जब भी आप टिकट बाय करते हैं तो ये चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें। ये हमने गलती करी थी कि हम पहले म्यूजियम नहीं गए थे, हमने सीधा उधर ऊपर का टिकट लिया और हम एक्रोपोलिस ही सीधा चले गए। आप जब म्यूजियम पहले जाते हो तो आपको एक्चुअली चीज़ें समझ में आती है कि आप क्या देख रहे हो और उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको वो सब समझ आता है। तो पहले म्यूजियम जाओ और उसके बाद ही एक्रोपोलिस जाओ। तो एक तो हो गया एक्रोपोलिस, जो सबसे ज़्यादा फेमस है एथेंस के अंदर। हमें वो तो ज़रूर देखना ही था, बिकॉज बचपन से बुक्स के अंदर भी देखा है, सब कुछ है, तो वो हमें देखना था। बट वैसे जनरली हमें हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है। हमें स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करना पसंद है, हमें कैफेज एक्सप्लोर करना पसंद है, हमें पीपल वॉचिंग पसंद है, हम अलग अलग पार्क्स में जाना पसंद है, यूरोप में सनसेट्स देखना पसंद है। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब एथेंस की फ्री ही है। मतलब जो उनका सबसे फेमस, जो इनके प्लाका डिस्ट्रिक्ट हो गया, मोनेस्त्राकी हो गया, इनका एक हिल है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस हिल के ऊपर जाके सबसे सुंदर सनसेट देखने को मिलता है, फिलोफोपस हिल, समथिंग लाइक दैट। तो वो फ्री है, तो वो जाके देख सकते हो। और बहुत सारा लाइक आपकी गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होती है, वो भी हमने देखी थी। तो बहुत सारी चीज़ें करने को है जो फ्री है, तो आप वो भी कर सकते हो। हमें एक्रोपोलिस जरूर देखना था, तो हमने वहाँ पैसे लगाए। आपको नहीं देखना है तो ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब हम मन में ऐसा सोच लेते हैं कि किसी देश में जा रहे हैं, किसी सिटी में जा रहे हैं, तो जो एक फिक्स्ड जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप आपके हिसाब से ट्रैवल करो, आप अपने नज़र से दुनिया देखो, आपको जो देखना है आप वो देखो। कोई कुछ भी रूल नहीं है, ट्रैवल के अंदर कुछ भी रूल नहीं है, नो रूल। तो अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है फूड। तो फूड इज सुपर सब्जेक्टिव,
क्योंकि हर आदमी की अलग प्रेफरेंस होती है। कोई नॉनवेज खाना चाहता है, कोई वेज खाना चाहता है, कोई बिल्कुल लग्जरी रेस्टोरेंट में जाके खाना चाहता है, कोई किसी की चॉइसेस अलग है, कोई कुछ और खाना चाहता है, कोई कुछ और खाना चाहता है। तो फूड इज़ वेरी सुपर सब्जेक्टिव। तो हम लोगों को पर्सनली पसंद है कि हम लोग तीनों तरीके की चीज़ों में जाते हैं, कि हम लोग रेस्टोरेंट भी चूज़ करते हैं, हम लोग स्ट्रीट फूड भी खाते हैं, हम लोग खुद से कुक करके भी खाते हैं, जैसा कि हम लोग वीडियो के शुरू में बनाया। क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट स्टोर भी इसीलिए डिपार्टमेंटल स्टोर के आसपास भी इसीलिए रहते हैं कि हम लोग को अगर जब खुद से बनाना हो तो हम लोग वहाँ से बाय करें और हम लोग खुद से बना लें। क्योंकि टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वी आर इंडियन, तो हम लोगों को खाने का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। घूमना फिरना एक तरफ और उसी तरफ हम दोनों, और फिर खाना एक तरफ और उसी तरफ खाना। एक्चुअली बिल्कुल सही बात है। हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो मतलब जैसा कि लाइक हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि फूड इज़ वेरी सब्जेक्टिव। जैसे कि हम लोगों का ऐसा रहता है कि हम चल रहे, जितनी बुलॉन्जरीज, जितनी बेकरीज हमें दिखेगी रास्ते में, उतनों पे मुझे रुकना होता है और उतनों पे मुझे खाना होता है कुछ ना कुछ। जितने कैफ़ेज़, कॉफ़ी शॉप्स रुकेंगे उतने पे अभी को कॉफ़ी लेनी होती है और मुझे भी ऑफकोर्स लेनी होती है, पर मेन तो अभी को लेनी होती है। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा हम यूरोपियन फूड नहीं खाते हैं बिकॉज वो इतना एपेटाइजिंग हमें लगता ही नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को लगता है तो वो खाते हैं। हम लोग काफ़ी रेडी टू ईट भी मील्स लेके जाते हैं। तो कभी कभी जैसे एक दिन दो दिन का गैप दे के क्योंकि ये ट्रिप बहुत लंबा था, 36 डेज़ का था, तो एक दो दिन का गैप लेके हम लोग हमारा रेडी टू ईट मील्स भी कुक कर लेते थे, तो वो खा लेते थे। वो ख़त्म हो जाता था तो किसी बड़ी सिटी से हम और ख़रीद लेते थे। तो इस तरीके से खाना आप मैनेज करते हो और आप पे डिपेंड करता है आप कितना स्पेंड करने वाले हो खाने पे। तो खाने को तो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते हैं बजट के अंदर, तो वो खाना बजट से बाहर है। तो एथेंस के बाद में हमारा शानदार और इंस्टा फेमस स्पॉट था सेंटोरिनी। तो सेंटोरिनी जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एथेंस से सेंटोरिनी जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक आप जा सकते हैं बाय फ्लाइट, एक आप जा सकते हैं बाय फेरी, और तीसरा रास्ता बहुत ही आसान, बहुत ही सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली और फ्री है, वो जा सकते हैं आप तैर के। तो हम लोगों को तैरना आता नहीं है, इसलिए हमने वो रास्ता चुना नहीं, तो हमने थोड़ा सा बीच वाला रास्ता चुना। हमने चुना फेरी। फेरी के लिए हमने 12 से 13 हज़ार रुपये दोनों का दिया है, जो कि हमारे फेरी वाले ब्लॉग के अंदर आपको सेपरेट देखने को मिल जाएगा। दूसरा, फेरी बुक करते समय किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ ना करें। लाइक ओमियो यूज़ करता है, कोई क्लूक यूज़ करता है, कोई अलग अलग तरीके की एप्लीकेशन और वगैरह यूज़ करता है। हम लोगों ने डायरेक्ट ब्लू स्टार की ऑफिशियल वेबसाइट से ये फेरी बुक की थी। उसका लिंक हम लोग बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। थर्ड पार्टी वेबसाइट और डायरेक्ट ब्लू स्टार की वेबसाइट से बुक करने का फ़ायदा और नुकसान ये रहता है कि थर्ड पार्टी से बुक करने पर आपको सीट सिलेक्शन इज़ मैंडेटरी, और अगर आप ब्लू स्टार की वेबसाइट से अगर आप डायरेक्ट बुक करते हैं तो आपको सीट सिलेक्शन करना मैंडेटरी नहीं है। तो आपको सिर्फ एंट्री टिकट बाय करना होता है, उसके बाद आप वहाँ जाके कहीं भी बैठ सकते हैं। अगर आप यही किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से बुक करते हैं तो आपको सीट सिलेक्शन करना होता है, जो कि आपको तकरीबन 20,000 रुपया दोनों का पड़ जाता है। तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। हमने चूज़ किया 12 से 13 हज़ार दोनों का, जिसमें हम लोगों ने सीट वहीं जाके ले ली। तो वहाँ पे जो सीट खाली पड़ी है वहाँ जाके बैठ जाओ। यस, फेरी का सिस्टम ये होता है पूरा, जो कि हमने हमारे सेपरेट फेरी वाले व्लॉग के अंदर भी पूरा एक्सप्लेन किया है कि फेरी का सिस्टम ये होता है, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं जब आप बुकिंग कर रहे हो। या तो आप एक तरीके से वो बुक कर सकते हो कि आपने बस फेरी का एंट्री टिकट लिया, जो कि हमने किया था, और उसके बाद बहुत सारा एरिया, लाउंज एरियाज, बहुत सारे टेबल्स, सब खाली होता है। आप कहीं पे भी जाके अपना बैग वैग रखो और आप वहाँ बैठो, आप मज़ा करो। आपको बुक करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस टाइम पे जाना है और एक अच्छी सीट अपने लिए ढूंढ लेनी है। दूसरा ये होता है कि आप बुक करते हो अपने लिए, सीट भी पूरी बुक करते हो, तो आपकी स्पेसिफिक सीट रहती है, आप वहाँ जाके उसी सीट पे बैठते हो, आप कहीं और नहीं बैठते हो। तो हमें लगा कि क्योंकि लंबा रास्ता है और हमें फेरी भी पूरा एक्सप्लोर करना था, हमें कंटेंट करना था, सब करना था, तो हमने बोला हमें ज़रूरत नहीं है सीट बुक करने की। और बिकॉज हमने रिसर्च किया था तो हमें पता था कि बहुत अच्छे सीट्स मिल जाते हैं बिना स्पेसिफिकली सीट बुक किए भी, तो हमने नहीं किया। तो दूसरा आपके पास ये रहता है कि आप अपना सीट भी बुक कर सकते हो। तीसरा रहता है कुछ क्लासेस भी होते हैं, जैसे ये इकोनॉमी की बात हो गई, कुछ आई गेस प्रीमियम, कुछ फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, ये सब भी होता है। बुक कर सकते हैं जिस तरीके से रिक्लाइनर सीट बुक कर सकते हैं, उसके बाद में ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स, जिसके बाद में आप
सिंगल बेड बुक कर सकते हो, डबल बेड बुक कर सकते हो, 3 स्टार कैबिन रूम्स, यस रूम्स ये सब ऑप्शंस रहते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन ही लिया बिकॉज क्योंकि हमने घूम घूम के पूरी फेरी नाप ली थी, तो हमें तो बहुत मजा आया। हमने बार बार हमारी सीट्स भी चेंज करी, तो हमें मजा आया। तो आप वो कर सकते हो, और कुछ भी उसके अंदर ऐसा नहीं है कि अरे चीप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कितने ही लोग 500-800 पता नहीं कितने ही लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके अंदर और एक्चुअल रियल आप देख लेना व्लॉग में जाके, पूरे लाउंज एरियाज है, सोफाज हैं, गुड व्यूज है, सब कुछ है। तो व्हाई वुड यू पे एक्स्ट्रा फॉर अ स्पेसिफिक वन सीट? डजंट मेक एनी सेंस। तो फेरी से या आपके क्रूज से या आपकी शिप से उतरने के बाद में सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब हम लोग इस पोर्ट से हमारी होटल तक कैसे पहुंचे। तो उसके लिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही आप पोर्ट से उतरते हैं, उतरते ही सामने की तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा बस स्टॉप है, जो कि आपको मेन बस स्टॉप पे या उसके आगे वाले जिस भी डेस्टिनेशन पे आपको जाना है वहाँ पे छोड़ देता है, जिसकी बेसिक जो प्राइस होती है टिकट की वो होती है 3 यूरो पर पर्सन, जिसमें आपको वहाँ से लेता है और आगे आपने बस स्टॉप तक छोड़ता है। तो पोर्ट पे उतरने के बाद हमने बस ली और हम पहुंचे फीरा के मेन बस स्टॉप के ऊपर। फीरा सेंटोरिनी का सेंटर पड़ता है, जो कि आगे हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। फीरा रहता है, फीरा का जो बस स्टॉप है वो सेंटोरिनी का मेन बस स्टॉप है। तो हमने अपना पोर्ट से बस ली, 3 यूरो के अंदर हम पहुंचे फीरा के बस स्टॉप पे। और फीरा के बस स्टॉप से, क्योंकि हमने अपनी पहले ही आपको होटल बुकिंग स्ट्रैटेजी बताई है कि हम ऐसी जगह पे होटल लेते हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पास हो और डिपार्टमेंटल स्टोर पास हो। तो हम जब फीरा बस स्टॉप पे उतरे तो हमारा होटल उसकी अगली गली में ही था। हमने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बुक किया था, गुड प्राइस में गुड होटल हमें मेन जो बस स्टॉप था उसकी अगली गली में था, तो हम पैदल चल के ही पहुंच गए। तो अब बात करते हैं सेंटोरिनी के होटल की, जो कि हमने फीरा के अंदर 2 रात के लिए 12,500 रुपये में बुक की थी। और उस होटल का पूरा वीडियो आप हमारे सेंटोरिनी वाले ब्लॉग के अंदर जाके देख सकते हैं। ये होटल 12,500 के अंदर इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट थी, जिसके अंदर होटल के नीचे ही हमको सेंटोरिनी की सबसे फेमस बेकरी थी, और बिल्कुल हमारा जो होटल है वो मेन बस स्टॉप के अगली गली में ही था। Yes. अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देके कोई लग्जरी, कोई बेटर प्रॉपर्टी भी बुक कर सकते हैं, जो हम इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे देखते हैं, विद जकूजीज, विद क्लिफ साइड एंड सी साइड व्यूज़, वो भी बुक कर सकते हैं। बट हमने नहीं करी थी बिकॉज हमारा बहुत ही लंबा ट्रिप होने वाला था और हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा था। और वो वाली जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो सबसे सुंदर प्रॉपर्टीज़ होती है, वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता होता है वो बहुत ही टिपिकल होता है। बहुत सारी बहुत ही पतली, बहुत ही खड़ी, बहुत ही अजीब सी सीढ़ियाँ होती है, और उस पर खुद ही आपको अपना लगेज लेके पूरा जाना होता है। तो दैट इज़ समथिंग जो हम करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, हमें नहीं करना था। बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लगेज के साथ, तो इसलिए भी हमने फीरा में प्रॉपर्टी ली थी। हमारी वाली भी बहुत अच्छी थी, बट उसमें कोई व्यू नहीं था, स्ट्रीट व्यू था। तो यस, सेंटोरिनी में आप बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ बुक कर सकते हैं। आपके बजट पे, सीज़न पे बहुत डिपेंड करता है। और एक और चीज़ रहती है, जैसे कि ईया के अंदर हम जब पहुँचे तभी हमें पता चला कि जब हम बस स्टॉप पे पहुँचे और हमने देखा बहुत सारे लोग ना वहाँ पे लगेज लॉकर्स थे, तो वहाँ से लॉकर्स के अंदर अपना लगेज रख के उसमें से कुछ सामान अपने किसी छोटे बैग में डाल के और फिर वो अपनी प्रॉपर्टीज़ पे जा रहे थे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके पास ज़्यादा लगेज है तो आपने किसी लगेज स्टोरेज में रख दिया बस स्टॉप पे ही, और वहाँ पे आपने अपना लगेज रखा, जो काम की चीज़ है वो निकाल के किसी छोटे बैग में ली, और फिर आप अपनी जो भी आपने लग्जरी प्रॉपर्टी बुक करी आप वहाँ तक पहुँच गए। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी लोग करते हैं, हमें वहाँ जाके पता चला था। वरना हम भी ये करते हैं, हम भी ये करते हैं, जरूर करते हैं, बिकॉज बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज मिल रही थी, थोड़े ही पैसे ऊपर देके बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज मिल रही थी। 2-3 हजार रुपए ही ऊपर देके हमें ज्यादा नहीं देने थे। हाँ, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज विद जकूजीज, विद ग्रेट सी व्यूज, एंड जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना वही प्रॉपर्टीज। और क्योंकि शोल्डर सीजन था जब हम गए थे, हमें तो बिल्कुल ऑफ ही लग रहा था, बट शोल्डर सीजन था और बहुत ही प्लेजेंट वेदर था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो अगर हमें ये वाली बात पता होती, लगेज वाली, तो हम ज़रूर वो वाली प्रॉपर्टी बुक करते। तो होटल के बाद में आते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट पे। तो सेंटोरिनी के लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको यूज़ कर सकते हैं, आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं, आप बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस का यूज़ कर सकते हैं, आप एटीवी राइड ले सकते हैं, आप कार भी रेंट कर सकते हैं। तो सबसे सस्ता और अच्छा जो हमें लगा वो था बस, क्योंकि सेंटोरिनी जो है वो एक छोटे छोटे विलेजेस को मिला के बना हुआ है, जैसे कि ईया एक विलेज है, तीरा एक विलेज है, फीरा एक विलेज है। तो इन विलेजेस को बना के सेंटोरिनी बना हुआ है। तो वहाँ पे जाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका और सबसे बढ़िया जो ट्रांसपोर्ट हमें लगता है वो है वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कीमत वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 3 यूरो
पर राइड होती है, जहाँ पे आपको कहीं से भी कहीं जाना है तो वहाँ के लिए आपको 1.5 से 3 यूरो पर राइड आपको देनी होती है। जैसे हम लोग फीरा से इया गए तो हम लोगों ने 1.5 यूरो पर पर्सन दिया, और हम लोग फीरा बस स्टॉप से हम लोग एयरपोर्ट गए तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 यूरो पर पर्सन दी। Now, if we talk about attractions in Santorini की बेस्ट बात यह है कि जो सारे बेस्ट व्यूज़ हैं, जो सारा बेस्ट चीज़ें हैं, बेस्ट अट्रैक्शन है, वो सब कुछ फ्री है। मतलब आप इन अलग अलग विलेजेस में पहुंचते हो, आप अलग अलग व्यू पॉइंट्स पे पहुंचते हो, आप वो जो ब्लू डोम्स हैं, वो जो वाइट सारी बिल्डिंग्स, वो सब कुछ है, वो सब कुछ बाहर से देखना है, सब कुछ फ्री ही है, कहीं किसी में आपका टिकट नहीं लगता। कुछ बोट टूर्स होते हैं, कुछ वोल्केनो, कुछ बोट टूर्स रहते हैं। जब हम गए थे तब वो बंद थे, और हम लोग मार्च में गए वैसे, और ऐसा बोलते हैं अप्रैल से सीजन स्टार्ट होता है। मार्च में भी हम मार्च मिड में गए, 15-17 तारीख के आसपास हम सेंटोरिनी में थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एकदम हमारे लिए ही खाली पड़ा है। वेदर एकदम बेस्ट था, एकदम प्लेजेंट वेदर। आई डोंट नो व्हाई मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, मुझे नहीं पता लोग क्यों गर्मियों में जाते हैं सेंटोरिनी। जिस वेदर में हम गए थे वो मेरे हिसाब से बेस्ट वेदर है। हवा चली थी, ठंडक थी, एक ट्रेंच कोट पहन के भी बढ़िया चल रहा था सब कुछ। हमें धूप तीखी नहीं लग रही थी, फोटो सुंदर आ रही थी, और जिन पॉइंट्स के ऊपर लंबी से लंबी लाइंस लगती है समर्स के अंदर, पैर रखने की जगह नहीं होती। एक एक फोटो के लिए सब एक मिनट में खाली करते जगह को कि पीछे लाइन लगी हुई है। हमें सब कुछ खाली मिला, और हमने घंटों टाइम स्पेंड किया उन जगहों पे, और हमें मज़े आ गए। और कोई क्राउड्स नहीं थे, जो कैफ़ेज़ वगैरह कुछ चीज़ें बंद थी, बट बहुत रेस्टोरेशन वगैरह का काम चल रहा था। लेकिन हमें लगता है मार्च इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट सेंटोरिनी। वेदर वाइज हम इंडियंस हैं, हम नहीं झेल सकते इतनी गर्मी, तो जिस वेदर में हम गए हमारे हिसाब से परफेक्ट था। उससे थोड़ी भी गर्मी ऊपर होती हम नहीं कर पाते बिल्कुल। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसकी फाइनल कैलकुलेशन कि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि 2 लोगों का 1.5 लाख रुपए के अंदर। तो सबसे पहले फ्लाइट अहमदाबाद टू एथेंस 40,000 2 लोगों का, होटल्स एथेंस 2 नाइट, सेंटोरिनी 2 नाइट्स विद ब्रेकफास्ट 19,500 टोटल। ट्रांसपोर्टेशन जिसके अंदर एयरपोर्ट मेट्रो, एथेंस लोकल फेरी आ गया, सेंटोरिनी का बस आ गया, और ये सारी चीज़ें आ गई 16,500। शेंगन वीज़ा जो हमने वीडियो के अंदर नहीं बताया, वीज़ा का अप्रॉक्सीमेटली 18,000 2 लोगों का। अट्रैक्शन जो हमने पे किया है, एक्रोपोलिस की टिकट वो तकरीबन पे किया है 6,000 2 लोगों का। अगर आप इन सभी मेजर खर्चों को जोड़ें तो कुल मिला के ग्रीस का जो कॉस्ट आता है वो आता है 1 लाख से 1,10,000 रुपए के बीच में। अब आप बात करेंगे कि 1.5 लाख रुपए का क्या हिसाब, ये तो बहुत सस्ता हो गया 1.5 लाख रुपए का। अब बचा है आपका 30 से 40,000 रुपया, क्योंकि आपने शेंगन वीज़ा अप्लाई किया है तो आप सिर्फ ग्रीस नहीं जाएंगे, आप ग्रीस के साथ में और भी चीज़ कवर करेंगे। तो जैसा कि अभी ने बताया, अभी तक की कॉस्ट निकल चुकी है कुछ 1 लाख से 1,10,000 रुपए। नाउ हियर आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी वेरी क्लियर। मुझे एक बात बहुत ही क्लियर कर देनी है। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि हम आपको बता दें कि आप कैसे 1.5 लाख रुपए के अंदर ग्रीस का ट्रिप करके आ जाओगे। दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। द पॉइंट इज हम आपको शेयर करें एक एक चीज़ हमने कैसे बुक करी, किस रेट के अंदर, किस तरीके से हमने किन किन चीज़ों पे पैसे बचाए, कहाँ पे स्पेंड किए, क्या हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं, और कैसे हमने सारी बुकिंग्स खुद करी मार्च के महीने के अंदर। ऑफ कोर्स जब आप बुक करने बैठोगे तो आपको कुछ चीज़ें, आपका टोटल बजट 20-30 हज़ार ऊपर, 10-20 हज़ार नीचे कुछ भी जा सकता है। बट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू शेयर विद यू हमने कैसे किया है, क्या रेट्स हमें मिली हैं। पूरे साल हर चीज़ की रेट्स बदलती है, बढ़ती है, पर घटती भी है। तो हमें बस अपना सब कुछ शेयर करना था ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाए, क्योंकि हमें भी 2 साल ही हुए हैं वर्ल्ड ट्रैवल करते हुए और चीज़ें सीखते हुए। तो हम जैसे सीख रहे हैं वैसे सिखाते जा रहे हैं। नाउ आप जब इंडिया से इतना दूर ग्रीस तक पहुंचोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर वापस आ जाओगे। तो आपके पास आगे कुछ 2-3 ऑप्शंस होते हैं। हम लोग 36 डेज का ट्रिप लेके चले थे, तो दैट्स वाई हमारी पहली कंट्री ग्रीस थी और हम ग्रीस के अंदर 4 से 5 दिन रुके। आपके पास और ऑप्शंस ये हैं कि पहली बात, या तो आप ग्रीस के अंदर ही
मिकोनोस हो गया और भी बहुत सारी जगहें हैं। या फिर सेंटोरिनी में भी आप stay कर सेंटोरिनी सकते हो में और भी। एक्स्ट्रा रुक सकते हो। यस, या तो आपने सेंटोरिनी में अपनी नाइट्स और बढ़ा ली, या आपने ग्रीस को थोड़ा और 2-3 शहर और एक्सप्लोर कर लिया, आप ये भी कर सकते हो। आपको एक आइडिया तो हमने दे दिया है कि कैसे पहुंचे, कैसे सब कुछ हुआ, है ना। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि जैसे हम ग्रीस से आगे बढ़ गए, हम अल्बेनिया चले गए और फिर अल्बेनिया से हम आगे गए, आप वैसा कर सकते हो कि आपने ग्रीस और आपने बाल्कन्स का ट्रिप कर लिया या आपने और लंबा ट्रिप कर लिया। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप आ गए वापस घर 4-5 दिन में। ये भी कोई रूल नहीं है कि भाई गए हैं तो 4-5 दिन में आ नहीं सकते, आ भी सकते हैं। अपनी लाइफ है, अपने रूल्स है, आ जाओ भले वापस। तो ये कुछ 2-3 ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। तो बचे हुए 30-40,000 का जो हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो इसी के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर आप वापस अगर आप 3-4 दिन और एक्सटेंड करना चाहते हैं वहाँ पे, बिकॉज हम लोग इस हिसाब से इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं। तो हम लोग सेंटोरिनी एयरपोर्ट पे इस चीज़ को खत्म कर रहे हैं कि सेंटोरिनी एयरपोर्ट तक हमारा जो भी खर्चा लगा वो 1.5 लाख रुपए के अंदर अंदर हो सकता है। अगर हम 2 दिन एक्स्ट्रा और रुकते हैं वहाँ पे तो 30-40,000 का हम लोग उसको अंदर फूड को कवर कर सकते हैं। 30-40,000 के अंदर हम लोग का 1 दिन 2 दिन का होटल एक्स्ट्रा कवर कर सकते हैं। बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली अगर फूड का हम लोग कैलकुलेट करके चले तो 2 से 3 हज़ार रुपये पर पर्सन पर डे का बैठ जाता है अप्रॉक्सीमेटली। कभी ज्यादा हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। ठीक है, तो वो 30-40,000 को आप वहाँ भी फिट कर सकते हैं, आप अपनी शॉपिंग में फिट कर सकते हैं। 30-40,000 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो ये भी कर सकते हैं आप, 2 दिन के एक्स्ट्रा होटल बुकिंग और कर सकते हैं। तो ये हो गया सेंटोरिनी एयरपोर्ट तक का। अब जब बात कामाक्षी ने बोला कि अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर आप सेंटोरिनी गए हैं तो एक जगह पे नहीं जाएंगे तो आप दूसरी कंट्री भी जाएंगे। तो जब ये दूसरी कंट्री की जो फ्लाइट है वो दूसरी कंट्री के लिए काउंट होती है। ऑल्सो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोलते कि आप 1.5 लाख में कैसे ग्रीस कर सकते हो। ऑफकोर्स कर सकते हो, 4-5 दिन का तो कर ही सकते हो। 5 दिन का तो हमने बता ही दिया। 5 दिन से अगर आपको बढ़ाना है तो फिर तो अपनी मर्जी है, कितना भी बजट बढ़ाओ, कितना भी ट्रिप बढ़ाओ। 5 दिन का अगर आप लेके चलते हो तो आप इस तरीके से 1.5 लाख में कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरी कंट्री को मूव कर रहे हो तो, अगर आप इंडिया वापस आ रहे हो तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 2 लाख रुपए का पड़ जाता है। हाँ, कि आप 1-2 दिन रुक के इंडिया वापस आ रहे हो। हाँ, 1-2 दिन और रुक के, मान लीजिए आप 1-2 दिन, मान लो आपने 7 दिन का ग्रीस बना लिया, 7 दिन का ग्रीस, तो आपका 2 लाख पड़ेगा क्योंकि आने की फ्लाइट भी आप 40,000-45,000 पकड़ 50,000 के अप्रोक्सीमेटली आने की फ्लाइट। सेम फ्लाइट, जिस फ्लाइट में हम गए थे वही सेम फ्लाइट वापस भी आती है इंडिगो। बिल्कुल, तो आपको वो मिल जाती है। तो ये था हमारा कंप्लीट ग्रीस के हिसाब का हिसाब। तो आपको बिना कुछ छिपाए हमने एक पॉइंट टू पॉइंट हिसाब आपको, ग्राउंड रियलिटी बताई है, कैलकुलेशन बताई है, आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब आप भी खुद से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और कुछ अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करें, हमें पूछें, हमें बिल्कुल, हम आपको कोशिश करेंगे टाइम पे रिप्लाई करने की। और बिल्कुल। हमें भी बताएं कि आप कब जा रहे हैं अपने ग्रीस के ट्रिप पे। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी लेट अस नो, वी विल मेक अनदर वीडियो एंड वी विल शेयर एवरीथिंग विद यू। हो सकता है हमने कुछ मिस कर दिया उस वीडियो में। और आपको हमारी ये 36 दिन की यूरोप की यात्रा अगर आपको पसंद आ रही है और हमारे ब्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और साथ में इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। वहाँ जाके आपको पता लगेगा कि अभी हम करंट में नेक्स्ट प्लानिंग किस चीज़ की कर रहे हैं और बहुत सारे ट्रेंडी वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ऑल्सो ये पूरा जो 36 डेज का ट्रिप था ये इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट व्लॉग्स इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। तो अगर आपको फटाफट आगे का देख लेना है कि सेंटोरिनी, अल्बेनिया, तिराना के बाद कहाँ गए, तो उसके बाद भी पूरा डे वाइज आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, हम कब कहाँ गए थे और हमने क्या क्या किया। तो उसके बारे में भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, लेट अस नो, वी विल आंसर। तो मिलते हैं आपसे अगली कंट्री अल्बेनिया के गाइड में। तब तक के लिए बने रहें, आपका प्यार यूं ही बरसाए रखें हमारे ऊपर, कमेंट की बारिश करते रहें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ट्रैवल बडीज़ के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।